हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं बायोलॉजी का जैव प्रक्रम का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पोषण। हम लोग पोषण का आज ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो पिछले टेस्ट में आया हुआ था क्वेश्चन। और इस बार जो संडे का टेस्ट होने वाला है, उस संडे के टेस्ट में भी इससे करीब करीब क्वेश्चन रहेगा, निश्चित ही रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इसे देखें ताकि हर वो क्वेश्चन जो टेस्ट में आने वाला है वो छूटे नहीं। तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि पहला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन जैव निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो सजीव के मुख्य लक्षण अगर पूछा जाए तो सजीव के जो मुख्य लक्षण हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण पाए जाते हैं, विद्वान रहते हैं का मतलब मौजूद रहते हैं, तो वह किस भाग में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। जीव द्रव में। किस में हो जाएगा बुआ, जीव द्रव में। किस में हो जाएगा, जीव द्रव में। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, कहता है कौन स्वपोषी होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसी में होती है जिनमें पाया जाता है क्या चीज़, क्लोरोफिल। जिनमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्लोरोफिल केवल किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल केवल पाया जाता है हरे पौधों में। किस में पाया जाता है, हरे पौधे। किस में पाया जाता है, हरे पौधे में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, और उसके बाद जल बनता है 6 अणु, उसके बाद ऑक्सीजन बनता है 6 अणु, उसके बाद जल बनता है कितना अणु, 6 अणु बनता है, और साथ ही साथ बनता है ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12 और O6 होता है, जिसमें ऑक्सीजन 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो और कार्बन कै गो बनता है, 6 बनता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि गोबर छत्ता बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है। तो उसमें होता है मित्रजीवी पोषण। क्या होता है, उसमें मित्रजीवी पोषण होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है। पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है। तो वो होता है क्लोरोफिल वर्णक में। किसमें होता है, क्लोरोफिल वर्णक में। किसमें होता है, क्लोरोफिल वर्णक में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण में O2 एवं CO2 का आदान प्रदान किस अंगों द्वारा होता है। अगर अंग पूछेगा तो हम लोग मारेंगे पत्तियों में उपस्थित रंध्र या स्टोमाटक द्वारा। पत्तियों में उपस्थित रंध्र या स्टोमाटक द्वारा। लेकिन अगर क्रिया पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, क्रिया, तो वह क्रिया होता है, क्रिया अगर पूछ दिया जाए तो क्रिया होता है विसरण। क्रिया क्या होता है, विसरण। क्रिया क्या होता है, विसरण। क्रिया पूछेगा तो विसरण मारेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहता है कि बताइए मनुष्य के दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं। तो मनुष्य के सबसे दांत की ऊपरी परत होती है उसे इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। और इनामेल जो बना होता है वो बनाता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, जिसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। CA3PO4 का होल ट्वाइस। CA3PO4 का होल ट्वाइस। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि दांत जो होता है वो किसका बना होता है, दांत जो होता है वो दांत जो होता है वो किसका बना होता है। तो दांत बना होता है डेंटाइन का। दांत किसका बना होता है, डेंटाइन का। दांत किसका बना होता है, डेंटाइन का। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है। तो अमीबा में भोजन का जो पाचन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन रसधानी में। किसमें, भोजन रसधानी में। किसमें हो जाएगा, भोजन रसधानी में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है। मनुष्य में
पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो वो होता है, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुखगुहा से। कहाँ हो जाता है? मुखगुहा। मुखगुहा को हम लोग मुंह कहते हैं, मुखगुहा को क्या कहते हैं? मुंह कहते हैं। किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कौन पचाता है? तो टाइलिन पचाता है। कौन पचाता है? टाइलिन। कौन पचाता है? टाइलिन पचाता है। क्वेश्चन में आ जाए कि मुखगुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। और लगभग 1.5 से 2 लीटर लार निकलता है। लगभग 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन, लगभग 1.5 से 2 लीटर क्या निकलता है? लार निकलता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य में कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग का मतलब जिसका शरीर में कोई काम न है, तो वो होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुआ अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। कितना हो जाएगा? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हम लोग अवशेषी अंग भी कहते हैं। अपेंडिक्स को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। अपेंडिक्स को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। इसे परिशेषिका भी कहा जाता है। क्या चीज़? परिशेषिका। इसे क्या कहते हैं हम लोग? परिशेषिका भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? परिशेषिका भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है एवं इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण एवं बहिष्करण किसके द्वारा होता है? तो वह अंगुलियों जैसी रचना बनाती है जिसे कुटपाद कहते हैं, और उसी के जरिए वह भोजन को ग्रहण करता है और शरीर से बाहर भी निकालता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, इनमें किस रचना के द्वारा मुखगुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है? तो वह एक ढक्कनदार जैसी रचना होती है जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं, और यह इपिग्लोटिस के कारण जो होता है वह श्वास नली में भोजन नहीं जा पाता है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में पाचन होने के बाद वो कहलाता है, वह चाइल कहलाता है। छोटी आंत में क्या कहलाता है? चाइल। लेकिन अगर अमाशय में पूछ दिया जाए तो अमाशय में याद रखना है कायम। अमाशय में क्या रखना है? कायम। अमाशय में क्या रखेगा? कायम। अमाशय में भोजन को पचता है तो वो गाढ़े लेई की तरह होता है, जिसे हम लोग कायम कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर किसमें संचित हो जाता है? तो वो हो जाता है बाबू रेक्टम में। किसमें हो जाता है? रेक्टम में। किसमें हो जाता है? रेक्टम में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है मनुष्य के आहारनाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहारनाल की लंबाई होता है 8 से लगभग 10 मीटर। 8 से लगभग 10 मीटर। तो मनुष्य के आहारनाल की जो लंबाई होती है वो होती है 8 से 10 मीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 8 से 10 मीटर। 8 से कितना? 10 मीटर। अगला क्वेश्चन में है कि प्रकाश संश्लेषण तथा स्वपोषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण तथा स्वपोषण की क्रिया सभी हरे पौधे में होती है। किसमें होती है? सभी हरे पौधे में। क्वेश्चन नंबर कहता है 19 में, लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? तो लार जो निकलता है वो बाबू निकलता है पैरोटिड ग्रंथि से। किससे निकलता है? पैरोटिड ग्रंथि से। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है मुंह में। एक होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सबलिंगुअल और तीसरा सबमैंडिबुलर। अगला क्वेश्चन में कहता है कि दांतों की सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दंत प्लाक। क्या कहलाता है? दंत प्लाक कहलाता है। क्या कहलाता है? दंत प्लाक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कौन वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है? वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में कौन बदल देता है? तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वह वसा को वसा अम्ल एवं किस में बदल देता है? ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या किसके कारण? हरित लवक के कारण जो पेड़ पौधे का रंग होता है वो क्या होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल में जो क्लोरोफिल लिखा हुआ है, क्लोरोफिल में एक न तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है, उस तत्व को मैग्नीशियम कहते हैं। उस तत्व को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम कहते हैं। उस तत्व को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। याद रखिएगा, क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है जिसे हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन में है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। बाबू क्या होती है? यकृत। जिसका भार अगर पूछ दिया जाए तो भार लगभग 1.5 kg का होता है। भार लगभग कितना kg का होता है? 1.5 kg का। यकृत से निकलता है पीत रस। यकृत से कौन रस निकलता है? पीत रस। यकृत से
पीत रस निकलता है और उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। यकृत से कौन रस निकलता है, पीत रस, उसकी प्रकृति लगभग कितनी होती है, क्षारीय। और उसका अगर पीएच मान पूछ दिया जाए, यकृत से निकलने वाला पीत रस और पीत रस का जो पीएच मान पूछ दिया जाए वो लगभग 8 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। यह जमा होता है कहाँ, तो पित्ताशय की थैली में। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय की थैली में। यकृत कहाँ जमा होता है, पित्ताशय की थैली में जमा होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव आहारनाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। मानव के आहारनाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो वह छोटी आंत। कौन आंत, छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है और छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते हैं। छोटी आंत को क्या कहते हैं, हम क्षुद्रांत कहते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगर इसकी लंबाई पूछ दिया जाए तो इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग कितना मीटर होती है, 6 मीटर। इसकी लंबाई किसकी, छोटी आंत या क्षुद्रांत की लंबाई लगभग कितनी होती है, 6 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन में कहता है स्टोमाटा या रंध्र के खुलने, स्टोमाटा के या रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिका। कौन नियंत्रित करता है, द्वार कोशिका। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। तो ग्लूकोज के देखिए कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कोशिका कहते हैं। जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को या हरित लवक को। किसे, क्लोरोप्लास्ट को या हरित लवक को। अगर प्रकाश संश्लेषी अगर अंग कहा जाए तो अंग में याद रखिएगा पत्ती को। किसे याद रखिएगा, पत्ती को। प्रकाश संश्लेषी अंग में अगर याद करिएगा तो पत्ती को। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, पत्ती को। अगर अंगक कहा जाए तो अंगक याद रखिएगा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषी इकाई आ जाए, प्रकाश संश्लेषी इकाई, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहिएगा, क्लोरोफिल को। किसे, क्लोरोफिल कहा जाए या इसे पर्णहरित कहा जाए। तो अंग कहिएगा तो पत्ती को कहिएगा, अंगक कहिएगा तो हरित लवक को या क्लोरोप्लास्ट को। अगर इकाई कहिएगा तो इकाई में क्लोरोफिल को कहिएगा। किसे, क्लोरोफिल या पर्णहरित को कहिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि स्वपोषी पोषण तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इनमें का इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बाबू, डी हो जाएगा इसका। इनमें से सभी, इनमें से क्या मारेगा, सभी, जो सभी जरूरत है क्लोरोफिल में, प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि वायुमंडल में, किसमें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है, तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है 0.03%। अगर वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन पूछ दिया जाए तो नाइट्रोजन होता है लगभग कितना प्रतिशत, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78%। अगर वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन पूछ दिया जाए तो ऑक्सीजन लगभग कितना होता है, 21%। लगभग कितना होता है बाबू, 21% होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। ग्रसनी जो होता है वह ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो वो होता है निगल द्वार। वो होता है किसे, निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। किसे होता है, निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। क्रिया पूछा गया है, तो बताइए क्रिया किसके द्वारा होता है, तो क्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बीसरण के द्वारा, किसके द्वारा, बीसरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि मनुष्य के जीव की जो ऊपरी सतह है उस पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। मनुष्य के जीव की सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे स्वाद कलियाँ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वाद कलियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन में है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, तो पर्णहरित वर्णक का रंग कैसा होता है,
तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सभी हरे पौधे कहलाते हैं। सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो सभी हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक। जितने हरे पौधे हैं सबको क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो कहाँ से निकलता है? तो वो कहाँ से निकलता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जल से। किससे? जल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, किससे? जल से। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑक्सीजन का संतुलन प्रकृति में जो बना रहता है तो वो बना रहता है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के। किससे? प्रकाश संश्लेषण से। अगला क्वेश्चन में है कि बताइए कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, या कोशिकीय ऊर्जा का घर, कोशिकीय ऊर्जा का घर किसे कहते हैं? कोशिकीय ऊर्जा का घर, कोशिकीय ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंतिम तक किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंतिम तक किसमें होती है? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। शुरू से अंतिम तक किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है पत्ती को, अंगक कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, और इकाई कहा जाता है क्लोरोफिल को। किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर किसमें पहुंचता है, मतलब किसमें घूमने लगता है? तो वो होता है कोशिका द्रव में। किसमें? कोशिका द्रव में। जैसे मान लिया जाए ये अमीबा है और यहाँ पर केंद्रक है, और यहाँ पर मान लिया जाए भोजन रसधानी है, तो भोजन रसधानी से भोजन निकल करके कहने घूमने लगता है। तो ये जो होता है बाबू कोशिका द्रव में, ये जो हमने रचना बनाया था ये जो होता है इसमें जो होता है भोजन निकल कर इसमें घूमने लगता है। किसमें? कोशिका द्रव में। किसमें घूमने लगता है? कोशिका द्रव में घूमने लगता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है? तो इकाई कहा जाता है किसे? तो क्लोरोफिल को। किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर में कहता है कि बताइए पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? तो पैरामीशियम का आकार जो होता है वो निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। और इसका शरीर किस प्रचलन अंगक से ढका होता है? तो किस प्रचलन अंगक से ढका होता है? तो वो ढका होता है सीलिया से। किससे? सीलिया से ढका होता है। किससे ढका होता है? सीलिया से ढका होता है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि मनुष्य का कौन सा अंग मुखगुहा से लेकर, मुखगुहा का मतलब होता है मुंह से लेकर मलद्वार तक फैला रहता है? तो बताइए हम लोग क्या पढ़े थे? आहार नाल। क्या पढ़े थे? ऑप्शन नंबर सी, आहार नाल। आहार नाल जो होता है वह मुंह से लेकर, कहाँ से लेकर? मुंह से लेकर वह मलद्वार तक क्या रहता है? फैला हुआ रहता है। उसको आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल की जो लंबाई पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे 8 से 10 मीटर। और इस आहार नाल में कितने भाग था? मुख्य रूप से 5 भाग था। मुख्य रूप से कितना भाग था? 5 भाग था, जिनमें सबसे लंबा भाग कौन था? छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग कितनी थी? 6 मीटर। लगभग कितनी थी? 6 मीटर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सौर ऊर्जा को बदल देते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? तो सौर ऊर्जा को बदल देते हैं रासायनिक ऊर्जा में। किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है 48 में अमीबा तथा पैरामीशियम कैसा जंतु है? अमीबा तथा पैरामीशियम जो है वह कैसा जंतु है? तो अमीबा तथा पैरामीशियम जो है वो प्राणी संपोषी भी है और प्राणी संभोजी भी है और एक कोशिकीय भी है। अर्थात करने का मतलब है अमीबा जो है वह सभी प्रकार का जीव है, प्राणी संपोषी, प्राणी संभोजी और साथ ही साथ कैसा है? एक कोशिकीय भी है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य के अमाशय की दीवार से किस प्रकार का रस निकलता है? कहाँ से? अमाशय की दीवार से। तो अमाशय की दीवार से निकलता है जठर रस। कौन रस?
जठर रस निकलता है। कौन रस निकलता है? जठर रस। और जठर रस में कितने रस होते हैं? जठर रस में 3 रस हो जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस को क्या कहते हैं? छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला जो रस होता है वो आंत्र रस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सक्कस रस। सक्कस या एंटेरिकस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है? आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो आहार नाल का 2 भाग, एक भाग कहलाता है ग्रास नली। कौन कहलाता है? ग्रास नली। और दूसरा भाग कहलाता है बड़ी आंत। इन दोनों भागों में पाचन की क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत में और ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बड़ी आंत। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजेन के सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है? कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम बदल जाता है? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। कितना होता है? HCl। और एक प्रकार का यह अम्ल है। क्या है? अम्ल है जो भोजन को अम्लीय करता है। भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। साथ ही साथ हानिकारक जीवाणुओं को नाश कर देता है और भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। और इसका जो HCl है, HCl का जो pH मान होता है महाशय में वो होता है कितना? 1 कितना होता है? 4 होता है। 1 कितना होता है? 4 होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जिसे क्या कहते हैं? तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रास नली की दीवार में संकुचन और शीतलन की क्रिया होती है। ग्रास नली की दीवार में संकुचन और शीतलन की क्रिया होती है जिसे क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि मुंह से अमाशय तक, कहाँ से? मुंह से अमाशय तक भोजन किसके द्वारा लाया जाता है? मुंह से अमाशय तक भोजन किसके द्वारा लाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रासिका या इसाकफेकस। ग्रासिका या इसाकफेकस। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है अमाशय में जब भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो अमाशय में जब गाढ़े लेई की तरह भोजन हो जाती है तो उसे कहते हैं कायिम। उसे क्या कहते हैं? कायिम। याद रखिएगा अमाशय, अमाशय में याद रखिएगा कायिम। अमाशय में क्या चीज़? कायिम। अमाशय में कायिम। अगला आ जाए छोटी आंत। कौन आंत? छोटी आंत। अगर छोटी आंत में भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है तो उसे कहते हैं चाइल। उसे क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। अमाशय पहले आता है इसलिए क पहले याद रखिएगा। छोटी आंत बाद में आता है इसलिए च बाद में रखिएगा। तो अमाशय में भोजन गाढ़े लेई की तरह को कायिम कहते हैं और छोटी आंत में भोजन गाढ़े लेई की तरह को क्या कहा जाता है? चाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाइल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कई जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है कि मनुष्य के अमाशय में HCl की अधिकता से कौन सा घाव उत्पन्न होता है? मनुष्य के अमाशय में HCl की अधिकता से कौन सा घाव उत्पन्न होता है? तो वो घाव उत्पन्न हो जाता है, याद रखिएगा, अल्सर, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? उसे हम लोग पेप्टिक अल्सर नाम देते हैं। क्या देते हैं? उसे पेप्टिक अल्सर नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को HCl तथा पेप्सिन से कौन बचाता है? अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को HCl तथा पेप्सिन से कौन बचाता है? तो वो बचाता है म्यूकस। कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है। कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है। अगला क्वेश्चन है पीत गाढ़े तथा हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत रस का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत से होता है। यकृत को हम लोग दूसरा नाम लीवर कहते हैं। यकृत का दूसरा नाम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। और अगर क्वेश्चन में आ जाए मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि, तो दूसरी बड़ी ग्रंथि याद रखिएगा वो होता है अग्नाशय। दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन होता है? अग्नाशय। बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय।
अगला क्वेश्चन है अमरबेल तथा मलेरिया परजीवी उदाहरण है। तो अमरबेल और मलेरिया परजीवी किसी दूसरे पर निर्भर होता है, इसलिए उसे परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में सभी हरे पौधे हरित कण मुख्य रूप से किस रंग के किरणों का अवशोषण करते हैं? तो अगर क्वेश्चन में सफ़ेद रहेगा तो हम लोग उसे सफ़ेद मारेंगे, लेकिन अगर सफ़ेद नहीं रहेगा तो हम लोग लाल को मारेंगे। किसे मारेंगे? लाल को। अगर लाल रहेगा तो लाल, सफ़ेद रहेगा तो सफ़ेद को मारेंगे, लेकिन अगर सफ़ेद ना रहकर तो हम लोग किसे मारेंगे? लाल मारेंगे। अगला क्वेश्चन में कहता है कि निफेंथिस तथा डिस्कीडिया या यूट्रिकुलेरिया किस प्रकार का पौधा है? तो वो एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। कैसा पौधा है? एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन को अंततः अमीनो अम्ल में रूपांतरण तथा प्रोटीन का पाचन कौन करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में रूपांतरण तथा प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में रूपांतरण तथा प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो अग्नाशय में करता है बाबू, याद रखिएगा एलेटी अग्नाशय से। अग्नाशय में ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, जिसको कहते हैं पेप्टोन को बदल देता है पेप्टाइड्स में। ए से एमाइलेज जो होता है वो पाचन करता है एमाइलेज जो होता है वो पाचन करता है मंड का। किसका? मंड का। और एल से होता है एल से होता है क्या चीज? लाइपेज। और लाइपेज जो होता है वो पाचन करता है वसा का। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोटीन को अंततः अमीनो अम्ल में रूपांतरण तथा प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। इरेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। इरेप्सिन कौन करता है? इरेप्सिन करता है। कौन प्रोटीन का पाचन करता है? इरेप्सिन करता है। अगला क्वेश्चन में है हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किस रूप में संचित हो जाता है? हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किस रूप में संचित हो जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन होगा ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन में है कि पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित हो जाता है? पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित हो जाता है? तो आंसर सही हो जाएगा मंड के रूप में। किसमें? मंड के रूप में। किसमें जमा हो जाता है बाबू? मंड के रूप में। किसमें? मंड के रूप में। और अगला क्वेश्चन में कहा गया है 68 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि आयोडीन के संपर्क में आने पर स्टार्च किस रंग को उत्पन्न करता है? आयोडीन के संपर्क में आने पर स्टार्च किस रंग को उत्पन्न करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीले रंग को। किस प्रकार के रंग को? नीले रंग को। किस प्रकार के रंग को? नीले रंग को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए बच्चों में दूध की प्रोटीन को कौन एंजाइम पचाता है? बच्चों में दूध की प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो वो रेनिन। कौन पचाता है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, रेनिन। कौन पचाता है? रेनिन। अगला क्वेश्चन में है कि बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। कौन होता है बीमारी? मधुमेह। कौन होता है? मधुमेह। क्वेश्चन में आ जाए इंसुलिन निकलता है कहाँ से? तो इंसुलिन निकलता है अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलता है इंसुलिन नामक हार्मोन। कौन हार्मोन? इंसुलिन नामक हार्मोन। और इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन वह चीनी के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में? चीनी के पाचन में मदद करता है। और इंसुलिन की जो कमी से होती है वो बीमारी होता है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन होता है? मधुमेह। मधुमेह को हम लोग डायबिटीज़ भी कहते हैं, मधुमेह को हम लोग शुगर भी कहते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अगर मधुमेह नामक बीमारी होती है तो वह किसका सेवन करेगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो नहीं रहेगा? तो वो रहेगा बाबू सैकरीन। उसे क्या कहते हैं? सैकरीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सैकरीन। उसे क्या कहते हैं? सैकरीन। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए एक वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या तो याद रखिएगा 32। वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या 32। लेकिन याद रखिएगा बच्चों में दूध की दांत की संख्या, बच्चों में दूध की अगर दांत की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा 20। बच्चों में दूध की दांत की संख्या 20। क्वेश्चन में आ जाए कितने दांत जो होते हैं, कितने दांत दोबारा निकलते हैं? कितने दांत दोबारा निकलते हैं? तो 20 दांत। कितने दांत? 20 दांत होते हैं जीवन भर में 2 बार निकलते हैं। कितने बार? 2 बार।
और कितने दांत जो होते हैं वह एक बार निकलते हैं। तो 12 दांत जो होते हैं कितने बार निकलते हैं? एक बार। 12 दांत जो होते हैं वह कितने बार निकलते हैं? एक बार निकलते हैं। कितने दांत? 12 दांत एक बार। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए हैजा 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 जिसको कहते हैं कॉलरा, हैजा जिसको क्या कहते हैं? कॉलरा कहते हैं। हैजा जिसको क्या कहते हैं? कॉलरा। और दूसरी बीमारी है टाइफाइड। दूसरी बीमारी क्या है? टाइफाइड। तो हैजा और टाइफाइड में कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा बड़ी आंत। कौन भाग? बड़ी आंत जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। बड़ी आंत जो होता है वो प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण बड़ी आंत प्रभावित होने के कारण जल का अवशोषण नहीं करता है। जल का अवशोषण नहीं करता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण नहीं करता है। और व्यक्ति जो होते हैं पतला पैखाना क्या कर देता है? पतला दस्त करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। और उसका जो आंत हो जाता है वह बिल्कुल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। उसका आंत जो होता है बिल्कुल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। याद रखिए।